हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर का नाम था व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। बहुत ही प्यारा चैप्टर था ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 8th क्लास की जो हिस्ट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसमें थोड़ा जो मॉडर्न पोर्शन है बेसिकली, जब मुगल्स का खात्मा होता है और कहीं ना कहीं एक पैरेलली जो कहानी चल रही होती है ब्रिटिशर्स की, यूरोपियंस की, बेसिकली आप बोल सकते हो स्पेशली यूरोपियंस की, इनकी कहानी आगे बढ़ने लगती है और कैसे करके जो इंडिया पे पॉलिटिकल अपनी जो पकड़ होती है वो जमाते हैं और धीरे धीरे करके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल करके ऐसे ऐसे करके भाई पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है ना? और भाई इंडिया को लूटना शुरू कर देते हैं, उसकी कहानी है ये। तो भाई उसके ही कॉन्टेक्स्ट में भाई एक रिबेल हुआ था। ठीक है? वो रिबेल कब हुआ था? तो भाई वो रिबेल हुआ था। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, चलिए। तो भाई रिबेल कब हुआ था? रिबेल हुआ था 1857 में। ठीक है ना? इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जान रहे थे कि भाई ये स्टार्ट क्यों हुआ, इसके जो बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है ना? सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है ना, रिलीजियस आप रीजंस बोल सकते हो, बहुत सारे रीजंस थे, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है ना? आज कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, कुछ पहले जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हम पढ़ेंगे और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे करके अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना? चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब तक हमने क्या पढ़ा? तो पॉलिसीज़ एंड द पीपल। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या जाना बेसिकली कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी उन पे नवाब का क्या असर हुआ। जो नवाब थे यानी कि जो लोकल के राजाज वगैरह थे उन पे क्या असर हुआ। ठीक है? तो भाई नवाब से हमने देखा, नवाब जो थे उन्होंने अपनी पावर को लूज़ कर दिया। ठीक है ना? अब हम बात करें कि पॉलिसीज़ का पीजेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ा। तो भाई पीजेंट जो थे, क्या हुआ, इन्हें ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था, किसे? ब्रिटिशर्स को। और इतना ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था कि भाई बंगाल में फैमाइन आ जाती है, उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं। ठीक है ना? जो स्पॉय थे यानी कि जो सोल्जर्स थे बेसिकली, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ा करते थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो हमने देखा कि भाई उनकी जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो हिंदूज थे बेसिकली वो ओशन को क्रॉस नहीं कर सकते थे, उनकी जो कास्ट है वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है ना? ज़्यादातर जो इनके जो सोल्जर्स थे बेसिकली वो ब्राह्मण्स वगैरह हुआ करते थे, तो इनके लिए क्या था कि ये सी को ठीक क्रॉस नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली इनकी जो कास्ट है वो लूज़ हो जाएगी, इनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें बेसिकली इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? फिर मैंने आपको एक स्टोरी और बताई थी भाई मंगल पांडे जी की। ठीक है ना? इसमें क्या होता है बेसिकली, जो बुलेट्स होती हैं, जो नई जो राइफल आई थी, ठीक है ना, इसमें क्या था बेसिकली, जो बुलेट्स थी उसे मुंह से, जो उसकी जो बेसिकली जो उसका ऊपर का जो कारतूस था उसे उसे मुंह से छीलना पड़ता था। और उसका जो कारतूस था किससे बना हुआ था? उसका जो कारतूस था बेसिकली वो पिग और काऊ के फैट से बना हुआ था। ठीक है ना? तो भाई जो काऊ होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो गॉडेस होती है ना हमारे हिंदू कल्चर में। और अगर मैं पिग की बात करूँ तो वो मुस्लिम्स के लिए काफ़ी पसंद नहीं करते वो लोगों से। ठीक है ना? तो भाई इन दोनों की फैट से बनी हुई थी, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से भी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं उस रिवॉल्ट की चिंगारी उठी। तो आप बोल सकते हो ना कहीं मतलब एक रीज़न नहीं था, सबके अपने अपने अलग रीजन्स थे। ठीक है ना? चलिए, रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, यानी कि भाई इनकी जो पॉलिसीज़ थी, जो ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स भी लाए जो अच्छे थे बेसिकली, जैसे सती को बैन किया। ठीक है ना? तो भाई इन रिफॉर्म से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो भाई बहुत सारे रीजंस थे और होता है ना कि चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। ठीक है? आप अंदर से गुस्सा भरते रहते हो, गुस्सा भरते रहते हो, भरते रहते हो, फिर एकदम से गुस्सा फूटता है। ठीक है ना? तो वही हुआ कि 1857 में फाइनली ये गुस्सा सबका फूट गया और भाई अलग अलग जगह से, इंडिया में अलग अलग जगह से जो रिबेलियन है ये शुरू हो गए, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है ना? फिर हमने बात किया म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। जो भाई म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी बेसिकली हम छोटे लेवल पे कोई रिवॉल्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली जो सोल्जर्स होते हैं रिवॉल्ट कर रहे होते हैं, फिर वो एक रिबेल, ठीक है ना, एक बड़े रिबेलियन में तब्दील हो जाता है, उसकी हमने बात की। ठीक है ना? फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो भाई मेरठ से दिल्ली कैसे रिवॉल्ट पहुंचा, ठीक है ना, उसकी हमने बात की। और इस टॉपिक को हम बीच में हमने रोक दिया था और आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम आज पूरे चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली में हमने अपनी कहानी, ठीक है ना, हमने क्या बताया था भाई, जो सोल्जर्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ जाते हैं? मेरठ से दिल्ली जाते हैं और कन्विंस करते हैं किसे? जो बहादुर शाह जफर होते हैं, जो लास्ट मुगल एम्पर होते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप क्या करो, आप हमारा साथ दो, हमें सपोर्ट करो, जो लोकल के रूलर्स हैं
उनसे बात करो, उन्हें इकट्ठा करो और भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो बहादुर शाह होते हैं वो कन्विंस नहीं होते हैं, ठीक है ना, बहादुर शाह कन्विंस नहीं होते हैं क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होता है, जब इतना कॉन्फिडेंस देखते हैं उन लोगों में, और कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो मुगल एम्परर को अपना क्या डिक्लेयर कर देते हैं, अपना मुगल एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। होता है ना कि जैसे मान लो कि ब्रिटिशर्स अगर चले गए, ठीक है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद कौन रूल करेगा, तो भाई लोग क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो मुगल एम्परर को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, वो उन्हें अपना राजा डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर अंग्रेज जाते हैं तो हमारे जो राजा होंगे कौन होंगे, हमारे राजा होंगे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब जो भाई एम्परर थे, यानी कि जो बूढ़े, एजिंग एम्परर मतलब क्या हो गया, तो इनकी ना उस टाइम उम्र बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम ये शायद 65 से ऊपर के थे, शायद बहुत ज़्यादा एज थी इनकी, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, ठीक है ना। ही रोट लेटर्स टू ऑल चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। अब यहाँ पे होता क्या है, जो भाई मुगल बादशाह होते हैं बेसिकली, ये जितने भी और जो लोकल लोकल रूलर्स होते हैं, चीफ्स होते हैं, इन्हें लेटर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं, हम एक अलायंस बनाते हैं, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, और हम एक होके ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते हैं, उन्हें भगा देते हैं, ठीक है। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिeftains कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर। तो भाई काफ़ी छोटे छोटे रूलर्स थे, जो चिeftains वगैरह थे ना, जमींदार, बड़े बड़े जमींदार्स वगैरह, जो बड़े बड़े, ठीक है, छोटे छोटे रूलर्स थे ये, ठीक है, टेरिटरीज पे क्या करते थे, जो मुगल्स की टेरिटरीज थी, ठीक है, उनके बिहाफ पे, यानी कि हमारे जो बहादुर शाह जफर थे, इनके बिहाफ पे क्या करते थे, उन टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। तो इन्हें लेटर लिखने शुरू कर दिए, किसने, बहादुर शाह ने, ठीक है। थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal territories. अब यहाँ पे हुआ क्या, सुनो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो बेसिकली ब्रिटिश जो ब्रिटिश रूल से डरे हुए थे ना लोग, ठीक है, थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, यहाँ पे बहुतों को लगा कि भाई जो मुगल एम्परर है ना, यहाँ पे ये दोबारा से रूल कर पाएंगे, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स को हरा के। बहुत सारे जो लोकल रूलर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि भाई जो मुगल एम्परर है ना, ये फिर से रूल करेंगे और फिर से अपनी टेरिटरीज जो हैं उस पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, अपनी खुद की टेरिटरीज पे वंस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें ऐसा कुछ सपोर्ट मिला देखने को। चलिए अब एक नया टॉपिक आ जाता है। अब देखो रिबेल तो फैल गया है, ठीक है ना, लोगों को भरोसा भी हो गया है कि भाई इन केस अगर ये जो एक्सपेंड हो रहा है ब्रिटिश रूल, इससे हमें आज़ादी मिल जाएगी और जो मुग़ल एम्परर हैं वो दोबारा से क्या बन जाएंगे, दिल्ली के सच में राजा बन जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, होता है ना कि राजा के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो उनकी जो प्रजा होती है वो अपने आप मोटिवेट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब पढ़ते हैं द रिबेलियन स्प्रेड। अब रिबेलियन कैसे फैलता है अलग अलग कोनों में इंडिया के, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट अ वीक देयर वाज नो अपराइजिंग। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे बेसिकली वो दिल्ली से रूट करते हैं और यहाँ पे कम से कम एक वीक तक कोई भी अपराइजिंग देखने को नहीं मिलती। रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड ट्रूप्स जॉइंट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिमेंट्स होते हैं बेसिकली, अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। होता है ना कनेक्ट करना, ठीक है ना, दिल्ली से, कानपुर से, अलग अलग जगह से जो ट्रूप्स होते हैं बेसिकली, जो छोटी मोटी जो म्यूटनी हो रही थी वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। नाना साहेब the adopted son of late Peshwa Bajirao II proclaimed himself Peshwa, gathered armed force and expelled the British garrison from the city। अब यहाँ पे होता है कौन है, नाना साहब जो होते हैं, ठीक है ना। जो नाना साहब कौन थे, तो भाई नाना साहब पेशवा बाजीराव की कौन थे, एडॉप्टेड सन थे, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने बताया था ना, जो वो था बेसिकली सब्सिडरी अलायंस जो था बेसिकली, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कोई भी राजा कोई भी सन को एडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, सन को एडॉप्ट नहीं कर सकता। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें जो नाना साहेब थे ये सन नहीं थे, ये मतलब बेटे नहीं थे, खून का रिश्ता नहीं था, ये एडॉप्टेड सन थे, किसके, पेशवा के, ठीक है। तो इन्हें भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि तुम राजा नहीं बन सकते। तो भाई इनके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी फ़ौज को इकट्ठा करके क्या कर देते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इन्हें बाहर निकाल देते हैं, जो एक्सपेल्ड कर देते हैं इनका जो गैरिसन होता है वहाँ से, ठीक है। इन लखनऊ ब्रिजेश कादिर प्रोक्लेम्ड दैट न्यू नवाब इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल
स्पॉय एंड फॉट द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहेब। सुनो, अब मैंने बोला ना जैसे अलग अलग जगह से, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अलग अलग जगह से जो रिबेल होता है वो क्या होने लगता है, राइज होने लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, सुनो, यहाँ पे जो ब्रिटिश कादर होते हैं लखनऊ से, ये खुद को अपने नवाब क्लेम करते हैं। ये यहाँ से प्रोक्लेम करना यहाँ से रिबेल करना शुरू कर देते हैं। जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब, इनका नाम तो सुन रखा होगा आपने। रानी लक्ष्मीबाई क्या करना शुरू कर देती हैं, रिबेल करना शुरू कर देती हैं अपने कुछ जो सोल्जर्स हैं उनके साथ में। ठीक है ना। और इनका एक बहुत ही एक आप बोल सकते हो इनके सोल्जर्स थे एक तात्या टोपे। ठीक है ना। इनके साथ मिलकर लड़ाई करती हैं। अब तात्या टोपे कौन थे, तो तात्या टोपे भाई जनरल थे किसके, नाना साहेब के। ठीक है ना। तो इनकी हेल्प करते हैं कौन, तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करते हैं ब्रिटिशर्स से लड़ाई करने के लिए। तो अलग अलग जगह से अपराइजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए। इन मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। समझ में आ गया। तो भाई मंडला रीजन था एक मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे रूल कौन कर रही थी, रानी अवंतीबाई लोधी। ठीक है ना। यहाँ पे ये भी एक मोर्चा खोल देती है किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है ना। इन्हें पहले क्या, इन्हें भी पहले, ठीक है ना, क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था इन्हें। ठीक है। इन्हें भी, इनसे भी इनका राज छीन लिया गया था। तो ये भी क्या कर देती हैं, एक तरह से एक मोर्चा खोल देती हैं किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द ब्रिटिश वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। अब भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ठीक है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं, ये बहुत सारे जो बैटल्स होते हैं स्टार्टिंग में, तो सारे बैटल्स में हार जाते हैं। ठीक है। जो भी अपसर्जिंग हो रही होती है, तो स्टार्टिंग में तो होता है ना, मोटिवेशन आ रहा होता है, तो स्टार्टिंग में इन्हें काफ़ी डिफीट मिलती है। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिवेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। ठीक है। अब ये जो सिचुएशन होती है ये अवध में भी फैल जाती है। ठीक है। ये जो वाइड स्प्रेड जो जितने भी रिवॉल्ट हो रहे होते हैं, ये धीरे धीरे फैलने लगता है अलग अलग जगह पे। जो रिबेल हो रहा होता है बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये अलग अलग रीजन में फैलने लगता है। उनमें से अवध भी एक होता है। ठीक है। इमरजेंस ऑफ मैनी लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह फॉर फैजाबाद, बख्त खान इन दिल्ली, कुनवर सिंह इन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नए नए लीडर्स होते हैं इनकी इमरजेंस होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ अहमदुल्ला शाह, ये कहाँ के थे, फैजाबाद के थे। ठीक है। बख्त खान कहाँ के थे, ये दिल्ली के थे। ठीक है ना। कुनवर सिंह कहाँ के थे, तो बेसिकली एक ज़मींदार थे बहुत बड़े बिहार के। तो ये अलग अलग जगह से क्या करने लगते हैं, अपसर्च करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। एक मोर्चा खोल देते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोटिवेशन था कि भाई ये तो कुछ अलग ही करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में लग भी रहा था कि भाई अगर कुछ चीज़ें हमारे फेवर में रही होती तो हम क्या करते, हमें आज़ादी मिल गई होती, 1857 में हम आज़ाद हो गए होते। और बाकी की हिस्ट्री क्या होती तो भाई ये तो कोई जानते ही नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है ना। चलिए। मैनी न्यू लीडर्स केम अप। अब जो नए नए लीडर्स थे वो आने लगे। ठीक है। जैसे उन लीडर्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो अहमदुल्ला शाह, ये एक मौलवी थे बेटा। ठीक है। ये एक मौलवी थे कहाँ के, फैजाबाद के। और ये मतलब होता है ना कि कुछ भविष्यवाणी वगैरह करना। ठीक है ना। तो भाई ये भविष्यवाणी करते हैं कि भाई जो ब्रिटिशर्स का रूल है ना, ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना। सो ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एंड रेज अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर। अब भाई हुआ क्या, जब ऐसा कुछ होता है ना कि आप में कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, तो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे। ठीक है ना। और इनको जो सपोर्ट कर रहे थे। सो ही केम टू लखनऊ टू फाइट ब्रिटिश। अब ये लखनऊ आ जाते हैं ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। अब यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है, जो गाजीज वगैरह होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, रिलीजियस वॉरियर्स होते हैं बेसिकली, वो क्या कर, वो आ जाते हैं अंग्रेजों को वाइप आउट करने, मिटाने के लिए। ठीक है ना। चलिए। बख्त खां, चल ठीक है, बख्त खां भी कौन थे, एक सोल्जर्स थे बेसिकली, ये बरेली के थे। ठीक है ना। तो इन्होंने बरेली का चार्ज ले लिया कि भाई हम बरेली से रिबेल को शुरू करेंगे और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मोर्चा खोलेंगे बरेली से अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है ना। टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली, ही बिकेम की मिलिट्री लीडर ऑफ रिबेलियन। अब जो बख्त खां थे ये दिल्ली आ जाते हैं अपने सोल्जर्स के साथ में बरेली से। और भाई ये की लीडर होते हैं किसके, दिल्ली से क्या करते हैं, ये चीज़ों को संभालते हैं। होता है ना, आपको लीडर चाहिए होता है संभालने वाला, तो भाई जो फोर्स है आपको उसको संभालने का भी कोई लीडर चाहिए ना। तो भाई ये दिल्ली से सीधा क्या कर रहे थे अपनी मिलिट्री को कमांड कर रहे थे, उसके अपनी मिलिट्री के लीडर थे। और कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर की भी ये क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। ठीक है ना। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह। अब भाई कुंवर सिंह की बहुत अच्छी स्टोरी है, ये बहुत बड़े जमींदार थे। इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया बिहार से, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है। जॉइन द रिबेल्स बॉय एंड बैटल विद ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स, लीडर एंड फाइट फॉर फ्रॉम क्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। अब इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया, इनके जो कुछ इनके साथी थे, ठीक है, स्पॉय वगैरह थे, कुछ छोटे मोटे जो इनके पास सोल्जर्स थे, उससे उन्होंने लड़ाई की और फाइट करते रहे कई महीनों तक ब्रिटिशर्स से। ठीक है। चलिए।
अब यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू होता है। अब तो हमने देखा कि भाई कैसे कैसे जो रिबेल है वो स्प्रेड हो रहा है, नए नए जो लीडर्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। अब यहाँ पे भाई कंपनी जो होती है भाई वो फाइट बैक करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाता है, अब तक क्या है कि भाई अब तक हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनी होती है ना, जब फाइट बैक करती है, ठीक है, दोबारा अपनी जो बेसिकली जो भी उनके जो बाहर से जो भी फोर्स मंगाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा डर शुरू हो जाता है। वो होता है, ऐसा होता है ना, जब आप जीत रहे होते हो तब तो आप कॉन्फिडेंस होते हो, जैसे ही हारना शुरू करते हो तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, डर शुरू हो जाता है, ठीक है, हारने लगते हैं। Unnerved by scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. अब यहाँ पे अंग्रेज जो होते हैं ना डर जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो ये जो रिवॉल्ट फैला है ना, ये इसे कैसे भी ना कैसे भी करके सप्रेस करना पड़ेगा, दबाना होगा, वरना क्या हो जाएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। इट ब्रॉट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, passed new laws so that rebel could be convicted with ease and then moved into the storm center of the revolt. समझ में आया। अब ये री इन्फोर्समेंट मंगाते हैं कहाँ से, इंग्लैंड से। तो समझने की कोशिश करो, अब इंडिया में जो इनके सोल्जर्स थे वो तो कम पड़ गए, जो इनके बेसिकली इनके ही पार्ट थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे बेसिकली, ठीक है ना, वो तो हमारी टीम में आ गए थे, वो तो इनके खिलाफ ही लड़ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जब सोल्जर्स कम पड़े तो इन्होंने इंग्लैंड से, यानी कि जो इनकी रियल ज़मीन थी, जो जहाँ के नेटिव लोग थे, वहाँ से इन्होंने क्या मंगवाना, री इन्फोर्समेंट मंगाना शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ से सोल्जर्स मंगवाने शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ, दिल्ली वॉज दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम रिबेल फोर्स इन सितंबर 1857। अब भाई दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया, जैसे बाहर से सोल्जर आ गए, ठीक है, 3-4 महीने लगे होंगे। अब फिर क्या हुआ, जब सोल्जर्स आ गए तो भाई उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया 1857 में। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब भाई बहादुर शाह जफर जो होते हैं, जो लीड कर रहे थे बेसिकली, जिन्हें हमने अपना राजा माना था, तो इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, यानी कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और इन्हें रंगून में डिपोर्ट कर दिया जाता है, रंगून में 1858 को, और यहीं पे इनकी 2 साल बाद मौत हो जाती है, ठीक है ना। और इनकी जो वाइफ होती हैं बेगम जन्नत, इन्हें भी इन्हीं के साथ में डिपोर्ट कर दिया जाता है, और इनकी 1862 में लगभग 3 से 4 साल बाद इनकी मौत हो जाती है रंगून जेल में। रंगून कहाँ है, तो भाई ये म्यांमार में, आज का जो म्यांमार है ना उसे रंगून बोलते हैं, ठीक है। चलिए कंपनी फाइट बैक में आगे पढ़ते हैं हम। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिडंट मीन दैट रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब भाई दिल्ली को तो कैप्चर कर दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रिबेलियन बिल्कुल सप्रेस हो गया है। अभी भी कई ऐसी जगह थी जहाँ पे जो रिबेलियन था वो अपराइज हो रहा था। पीपल कॉन्टिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। जो लोग थे बेसिकली वो रेसिस्ट करते रहे और बैटल करते रहे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। तो भाई ऐसा नहीं था कि एकदम से जो रिवॉल्ट था वो बंद हो गया। भाई जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली वो 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक इस रिवॉल्ट को सप्रेस करते रहे, लेकिन फिर भी 2 साल कम से कम 2 से 2.5 साल लग गए इन्हें इस पूरे रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि एकदम से हो गया हो। दिल्ली को कैप्चर किया, फिर अलग अलग जगह थी लाइक कानपुर, ठीक है, मेरठ, लखनऊ, तो इन सारी जगहों को धीरे धीरे करके कैप्चर करना शुरू कर दिया। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। मार्च 1858 को लखनऊ को, ठीक है, कब्जा कर लिया लखनऊ पर। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। भाई जून में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्हें भी झांसी की जो रानी थी, झांसी को भी रिकैप्चर कर लिया, और भाई जून 1858 में ये लड़ाई करती हैं और इनकी युद्ध में मौत हो जाती है, ठीक है ना। वीर रानी लक्ष्मीबाई, इनकी काफ़ी सारी किस्से हैं, वो पढ़ना बहुत अच्छी उनकी स्टोरीज हैं, ठीक है ना। चलिए, अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, हु आफ्टर initial victory in Kheri choose to embrace death when surrounded by the British on all side। अब यहाँ पे जो सेम था, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, वही सेम किसके साथ हुआ, रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। तो इन्होंने भाई स्टार्टिंग में तो भाई विक्ट्री हुई थी इनकी, खेरी में जो बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, उसमें तो हरा दिया इन लोगों ने। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये ब्रिटिशर्स से हार जाती हैं, और भाई भागने की वजह ये क्या, वहाँ पे जो होता है ना एक लड़ते हुए मरना, ठीक है ना, वीर गति को प्राप्त करना, तो ये लड़ते लड़ते अंग्रेजों से मर जाते हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है, वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तात्या टोपी escaped to jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with support of many tribal and peasant leaders. He was captured and tried and killed in अप्रैल 1859। अब यहाँ पे जो तात्या टोपे होते हैं ये काफ़ी लड़ाई करते रहते हैं, और भाई जंगल में चले जाते हैं ये, और वहाँ पे ये गुरिल्ला वॉर होता है ना बेसिकली, जो छुप के लड़ाई करना, तो सालों साल तक ये ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते रहते हैं। इनके भी कुछ ट्राइब्स होते हैं सपोर्ट करते हैं जो उन्हें,
ठीक है ना। जो बेसिकली कुछ पीजेंट्स होते हैं वहीं के लोकल के, वो इन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी हेल्प से सालों साल तक ब्रिटिशर्स से लड़ते रहते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, तो इन्हीं का कोई ट्राइबल ग्रुप का जो बंदा होता है ना, वो ब्रिटिशर्स को बता देता है यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इन्हें पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और 1859 में इन्हें, ठीक है, मार दिया जाता है। ठीक है ना, इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, जस्ट एज विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज द रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्स एनकरेज डिसर्शन। अब समझ में आया, जैसे ही सेम जब स्टार्ट में हमें विक्ट्री मिल रही थी ना, तो हमें क्या मोटिवेशन मिल रहा था, ठीक है, हम एनकरेज हो रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे डिफीट शुरू हुई, दिल्ली कैप्चर हुआ, फिर लखनऊ कैप्चर हुआ, झांसी कैप्चर हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिबेलियन होता है वो धीरे धीरे क्या वो करना शुरू, धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, होता है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो तो मारे जा रहे हैं, तो हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। अब यहाँ पे समझो, जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ये लालच देने में बड़े माहिर थे, बड़े स्मार्ट थे, इनमें दिमाग बहुत था, और हम उतने ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे। तो भाई हमारे जो लोकल्स ज़मींदार्स वगैरह थे, ठीक है ना, उन्हें रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया कि अगर तुम बताओगे, तुम अंदर की खबर दोगे, तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, हम तुम्हारी जो ज़मीन है जो तुमसे हमने वापस ली थी वो हम आपको वापस कर देंगे। तो ऐसे कुछ वो होता है ना कि लालच देना, ठीक है ना, वो लालच देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दोज हु हैड रिबेल्ड were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। समझ में आया? यहाँ पे जो रिबेलियन में शामिल थे, जो लोग थे जो रिबेल कर रहे थे, अगर उन्होंने खुद से अपना ब्रिटिशर्स के पास जाके खुद से सबमिट कर दिया कि भाई हम आप क्या कर रहे हैं, हम आपको सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि अगर आपने किसी वाइट पीपल को नहीं मार रहा है, हमारी टीम का कोई भी मेंबर को आपने नहीं मारा है, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अंदर की जो है इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें शेयर कर दो, और आपकी जो राइट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, आपका जो भी लैंड है वो आपसे कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जो जहाँ से थे बेसिकली वो ब्रिटिशर्स ने दिए। तो यहाँ पे क्या था, बेसिकली हमारे लोगों में ही कमी थी। ठीक है ना, अगर लैंडलॉर्ड्स वगैरह नहीं होते ना, अगर ये क्या नहीं करते, ये ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम ये रिवॉल्ट को जीत जाते। ठीक है ना, नेवरथलेस हंड्रेड्स ऑफ स्पॉय रिबेल्स नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि भाई सबने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, बहुत सारे जो स्पॉय थे, ठीक है ना, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, रिबेलियंस थे, नवाब्स थे और राजाज थे, इन्हें क्या कर दिया, इन्हें हैंग भी कर दिया गया। ठीक है ना, इन्हें लटका भी दिया गया, इन्हें मार दिया गया। जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स का, उन्हें लटका के मार दिया गया। ठीक है ना, जैसे मान लो बहादुर शाह की बात करूँ, तो इनके जितने भी लड़के थे, 3-4 लड़के थे, इन्हें सबको मार दिया, सबको मार दिया। ठीक है ना, तोपों के आगे लटका के मारा है, तोपों में बांध के मारा है, तो बहुत ही बेरहमी से मारा। ठीक है ना, तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। तो काफ़ी कुछ पढ़ा हमने इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि भाई क्लास 8 की जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें हम जो मॉडर्न पोर्शन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर कर रहे थे। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले कनेक्ट किया सारे चैप्टर्स को, कैसे कैसे करके हम बेसिकली हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट किया, और फाइनली हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि जो भी चीज़ें थी, बेसिकली जो भी लॉज थे, जो भी पॉलिसीज़ थी, जो जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हम पे इम्प्लीमेंट की थी, उसकी वजह से एक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला, वो मिला 1857 में। ठीक है ना, इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और आज हम आखिरी टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे आफ्टर मैथ्स, यानी कि रिवॉल्ट होने के बाद, ठीक है, उसे सप्रेस कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिसीज़ एंड पीपल। तो इसमें हमने जाना कि कौन कौन सी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। ठीक है ना, तो भाई जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से जो नवाब्स थे, यानी कि वहाँ के छोटे मोटे जो लोकल राजास रूलर्स वगैरह थे, इनकी जो पावर होती है वो लूज़ हो जाती है। मैंने बताया था आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया था मैंने। फिर इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उससे जो पीजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और जो सोल्जर्स होते हैं, स्पॉय जो होते हैं, उनकी जो पावर होती है, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी भी जो राइट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट था वो था रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं जो कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं, ठीक है, उनसे भी कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ऐसे जब सती पे बैन हुआ था तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो हिंदू लोग थे बेसिकली, इनके जो सेंटिमेंट्स थे हर्ट हुए थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक थी बेसिकली, बट फिर भी उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए थे। ठीक है ना, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये जो छोटी सी म्यूटनी होती है, जो छोटा सा रिवॉल्ट होता है, कैसे एक बड़े रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है ना, और कैसे मेरठ से दिल्ली तक स्प्रेड होता है और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आफ्टर मैथ्स के बारे में, यानी कि जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है ना, चलिए तो भाई एंड तक इस लेक्चर को देखना है, और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। आई होप आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आया होगा, थोड़ा सा कहानी की तरह पढ़ा है मैंने इस पूरे चैप्टर को। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं बेसिकली वो जो जितना भी कंट्रोल होता है उसे रीगेन कर लेते हैं, यानी कि इतनी भी टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स ने लूज़ की हुई थी उसे दोबारा से रीगेन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली कंपनी होती है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, अब उसे पता चल जाता है कि लोग जो हैं क्यों नाराज़ हैं बेसिकली। सो ये बेसिकली अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं इसमें कुछ चेंजेस लाने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए सो धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट करके हम पूरी चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, यानी कि 1859 के एंड तक आते आते जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो पूरी टेरिटरी जितनी भी होती हैं जो उन्होंने लूज़ कर दी होती हैं उस पर दोबारा से उस चीज़ को रिगेन कर लेते हैं। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद सेम पॉलिसीज एनी मोर। बट ये होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि भाई रिगेन तो कर लेते हैं, लेकिन भाई जो पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली, जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उसे इन्हें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर सेम पॉलिसीज़ के साथ रूल करते तो फिर से रिवॉल्ट हो सकता था। तो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें चेंज करने लगते हैं। अब क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस लाते हैं उनके बारे में हम पहले बात करते हैं। सो इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश, कुछ जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला चेंज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed a new act in 1858 and it transferred the power of ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, अब तक क्या था 1857 तक, ठीक है ना, 1857 तक जितना भी कंट्रोल था इंडिया में, ब्रिटिशर्स का जितना भी कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी जो अपने हिसाब से काम करती थी। ठीक है ना, बहुत कम इंटरवेंशन था इनकी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने इन्हें अप्रूवल दिया था इंडिया में बिजनेस करने के लिए, बाकी गवर्नमेंट का इतना कोई बड़ा रोल नहीं था। लेकिन होता क्या है, जब 1857 में रिवॉल्ट होता है ना, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसका कंट्रोल तो हट जाता है और वहाँ पे किसका कंट्रोल आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल आ जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगी अब इंडिया को। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसका रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to governance of India। होता क्या है, जो भाई अब पहले क्या था, अब पहले होता ये था कि देखो पहले इंडिया पे जो कंट्रोल करता था उसे क्या क्या बोलते थे हम, उसे बोलते थे गवर्नर। ठीक है ना, गवर्नर जो होता था वो बहुत सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। जैसे मैं आज के टाइम की बात करूँ तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है बेसिकली वो हमारा हेड होता है, तो ऐसे ही सेम उस टाइम पे जो गवर्नर था वो हमारी कंट्री का हेड था। ठीक है, चलिए तो गवर्नर की पोजीशन को ख़त्म कर दिया और गवर्नर की जगह वाइसरॉय को अपॉइंट किया। और भाई और ब्रिटिश, ठीक है, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जवाब देने के लिए, ठीक है ना, एक बंदे को अपॉइंट किया गया, इसे नाम दिया गया, एक पोजीशन बनाई गई जिससे नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश में जो वाइसरॉय होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट को रिपोर्ट करेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। समझ में आ गया, एक मतलब एक पूरा सिस्टम बना दिया। ठीक है ना, तो भाई ब्रिटिश कैबिनेट ने एक पोजीशन को अपॉइंट किया, इसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है ना, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेस्पॉन्सिबल होगा। और इसे रिपोर्ट कौन करेगा, तो इसे रिपोर्ट करेगा वाइसरॉय। और वाइसरॉय कौन था, तो भाई गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी इसे चेंज करके वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया था। चलिए, ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके पास काउंसिल भी होती है, ठीक है ना, जो उसे एडवाइस करेगी। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। ठीक है ना, जो गवर्नर जनरल का टाइटल था उसे खत्म कर दिया गया, इसकी जगह वाइसरॉय का टाइटल दे दिया गया, दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ठीक है, अब बेसिकली क्या था, ये क्राउन का यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक है ना, इसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडिया पे रूल करने की। अब यहाँ पे कंपनी का रूल बिल्कुल खत्म।
ठीक है, चलिए। और रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर assured that their territory would never be annexed in future। अब यहाँ पे हुआ क्या था, मैंने बताया था ना आपको कि लोगों में गुस्सा क्यों था, स्पेशली जो नवाब्स थे और जो लोकल राजास थे, इनमें गुस्सा क्यों था, क्योंकि भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था और जो सब्सिडरी अलायंस थी, इन जो पॉलिसीज थी, ये जो रूल्स रेगुलेशंस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाए थे, इसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा भर गया था, ठीक है ना। इन्होंने अपनी टेरिटरीज को लूज कर दिया था। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इनकी जो पॉलिसीज थी, इसकी वजह से जो नवाब्स थे और जो लोकल रूलर्स थे, इन्होंने अपनी टेरिटरीज को लूज कर दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना, और सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया, इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया, और जिनकी जो जो टेरिटरी थी उन्हें वापस कर दिया गया कि आप रूल करो, ठीक है। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। अब यहाँ पे क्या था, पहले ये था ना कि अगर आपका एडॉप्टेड सन है, उसे आप क्या नहीं बना सकते, उसे आप लीगल हायर नहीं बना सकते, उसे वो रूल नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी, और भाई अगर किसी किंग का, ठीक है ना, एडॉप्टेड सन है, तो उसे भी वो क्या बना सकता है, उसे भी वो अगला अपना वो हो सकता है, आप अपना किंग अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना, अगर वो सन उसका एडॉप्टेड सन है तो भी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी भी पॉलिसीज थी, ठीक है ना, जो भी आई थी किसके अगेंस्ट, नवाब्स और लोकल राजास के अगेंस्ट, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें उनकी जो भी टेरिटरीज थी वो वापस कर दी गई, ठीक है। चलिए, हाउ एवर देयर वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट। यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे इनकी टेरिटरीज तो वापस कर दी, आप अपने हिसाब से रूल करोगे, लेकिन भाई एट द एंड आप किसके अंडर में आओगे, एट द एंड आप आओगे क्वीन के अंडर में, ठीक है। क्वीन के अंडर में, क्वीन की जो पैरामाउंटेंसी है उसके अंडर में आप काम करोगे, क्वीन के अंडर में ही काम करोगे, आप अपने हिसाब से अपने राज को चलाओ, जो भी करना है करो, लेकिन एट द एंड आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आओगे, ठीक है। चलिए, thus the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of British crown। तो भाई जो भी इंडियन रूलर्स थे बेसिकली वो क्या बन के रह गए, वो ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट, जो ब्रिटिशर्स थे उनके सबऑर्डिनेट बन के रह गए, ठीक है। उनकी टेरिटरीज वापस कर दी, अब उन्हें जितने भी उन पे जो नियम कानून लगाए थे, इम्पोज किए थे, वो भी वापस ले लिए, ठीक है ना। आप अपने एडॉप्टेड सन को भी राजा बना सकते हो, लेकिन भाई, लेकिन तो आप एट द एंड किसके अंडर में आओगे, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होगा तो भाई आप ब्रिटिश क्राउन से पूछ के ही लोगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It was decided that proportion of Indian soldiers in army would be reduced and number of European soldiers would be increased। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब जैसे रिवोल्ट में क्या देखने को मिला, रिवोल्ट में ये देखने को मिला कि भाई जो इंडियन सोल्जर्स थे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। इनकी आर्मी में थे तो ब्रिटिशर्स, लेकिन भाई ये तो काफ़ी कम थे। इनकी आर्मी में जो ज़्यादातर सोल्जर्स थे वो इंडियंस थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या भाई, अब रिवोल्ट हुआ तो यहाँ पे सोल्जर्स कम पड़ गए, बाहर से मंगाने पड़े। अब क्या हुआ, अब इनको बात समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है ना। तो भाई जो भी इंडियन सोल्जर्स थे इनके जो नंबर्स थे वो कम कर दिए, इंडियन सोल्जर्स के नंबर कम कर दिए, और भाई जो यूरोपियन सोल्जर्स थे, ठीक है ना, इनके नंबर बढ़ा दिए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टीड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, सम more soldiers would be recruited from among the गोरखास, सिख्स एंड पठान्स। अब सुनो यहाँ पे हुआ क्या, अब भाई जो ये रिवॉल्ट हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये भाई अवध, लखनऊ, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया वाला पोर्शन था, बिहार का पोर्शन था, यहाँ से क्या हुआ था, रिवॉल्ट शुरू हुआ था। और यहाँ के जो स्पॉय थे, यहाँ के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने खूब सपोर्ट किया था, ठीक है ना, खूब क्या किया था, खूब इस रिबेल में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड, साउथ इंडिया से रिलेटेड जो भी सोल्जर्स थे, ठीक है ना, इन्हें कम रिक्रूट करना शुरू किया। और भाई किन लोगों को ज़्यादा रिक्रूट किया, तो जो गोरखास थे, ठीक है ना, जो नेपाल के बेसिकली जो सोल्जर्स थे, गोरखास, सिख हो गए, पठान हो गए, इन्हें रिक्रूट करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि इनकी बेसिकली ब्रिटिशर्स ने लॉयल्टी देखी, ठीक है ना। जब रिवॉल्ट हुआ था तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, जो पठान्स ने, सिख्स ने, गोरखास ने, तो इनकी लॉयल्टी देखने को मिली। इस वजह से इन्हें ज़्यादा रिक्रूट करना शुरू कर दिया। किसने, गोरखास को, इसलिए कि गोरखास काफ़ी पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये, तो इस वजह से इन्हें रिक्रूट किया। सिख, ठीक है, सिख ने इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इस रिवॉल्ट में। पठान्स वगैरह, इन्हें ये भी काफ़ी क्या होते हैं, ये भी काफ़ी आप बोल सकते हो पावरफुल सोल्जर्स होते हैं, तो इस वजह से इन्हें रिक्रूट करना शुरू कर दिया। किस बजाय किसके, अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया। क्यों, क्योंकि भाई जो सोल्जर्स थे बेसिकली वो कहाँ से थे, जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, वो अवध से थे, बिहार से थे, सेंट्रल इंडिया से थे, ठीक है। चलिए, अब भाई ये जो चैप्टर है वो आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, कि भाई देखो रिवॉल्ट किया हमने, वो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन भाई हम पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाए, और एट द एंड क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। अगर भाई हमारे खुद के जो लोग हैं इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना किया होता और थोड़ा सा हमने और मेहनत कर ली होती ना, तो शायद हमें 1857 में आज़ादी मिल गई होती। तो भाई आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर था वो समझ में आया होगा,
ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिर से देख लेना और थोड़ा सा मतलब कहानी की तरह पढ़ो चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए, तो भाई ये लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।